Hello everyone, this is Ashish. You are watching Legal Ace. In this particular video, we are going to start a very new lecture series on Indian Penal Code 1860. So in this particular video, we would cover the introductory part of IPC और आगे की आने वाली वीडियोस में हर एक चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस को हम समझेंगे। तो चलिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है आईपीसी का। इंट्रोडक्शन से मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कोड को हम क्या नाम देंगे, ये इंडिया में कहाँ कहाँ तक ऑपरेट होगा, किस पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट होगा। तीसरी चीज़ की इसमें अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगा, अगर कोई ऑफेंस बाहर करता है इंडिया से तो क्या आईपीसी एप्लीकेबल होगा उस पर या नहीं होगा, ये सारी बातें बताता है इंट्रोडक्शन पार्ट। बेसिकली आपको पता है कि आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है जिसमें हर तरह के ऑफेंसेस डिफाइंड है। जो अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी वो भी आईपीसी ही बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फर्स्ट सेक्शन क्या बात करता है। सेक्शन फर्स्ट बात करता है अ टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, मतलब कि इस पर्टिकुलर कोड को हम किस टाइटल से किस नाम से बुलाएंगे ये बताता है। प्लस बताता है कि इसका ऑपरेशन कहाँ पर होगा, इंडिया में इसका ऑपरेशन कहाँ तक होगा। ऑपरेशन कहने का मतलब कि इसको हम एग्जीक्यूट कहाँ तक कर सकते हैं, कि मतलब कि सपोज करो कि अगर किसी व्यक्ति ने लद्दाख में कोई क्राइम किया है तो क्या वहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा, कन्याकुमारी में किया है तो क्या वहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा, बिहार के किसी छोटे से गांव में अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है जो आईपीसी में डिफाइंड है तो क्या वहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा या नहीं, वो बात करता है सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 कहता है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड। पहले तो ये इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम बता रहा है, सेक्शन 1 नाम बता रहा है कि इस एक्ट को हम इस कोड को बोलेंगे इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड 1860 का पूरा नाम है। आगे ये बोलता है कि दिस एक्ट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। मतलब देखो सिंपल सी लैंग्वेज में इसने बता दिया कि ये पूरा का पूरा जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। इंडिया में जो भी टेरिटरी, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो दमन एंड दीप हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, कहीं भी हो, हर एक पर्टिकुलर जगह पर अगर कोई ऑफेंस जो आईपीसी में डिस्क्राइब्ड है अगर वो कमिट कोई करता है तो उसको आईपीसी की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दी जाएगी। हाँ, पहले ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन जब से 370 को हटाया गया, 370 प्रोविज़न को जब से हटाया मोदी गवर्नमेंट ने, उसके बाद से जो है आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में भी एप्लीकेबल है। वहाँ पर भी इसी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट मिलती है अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो। अब समझते हैं सेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 2 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब कि जो भी ऑफेंस इंडिया के अंदर अगर कमिट होता है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके पनिशमेंट की बात करता है सेक्शन 2। पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 2 कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India। इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति अगर वो आईपीसी में प्रोवाइडेड किसी भी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करता है, उसके कॉन्ट्ररी, उसके अपोजिट कोई एक्ट करता है तो वो एक ऑफेंस कमिट करता है और हर एक ऑफेंस की पनिशमेंट जो है उसको आईपीसी के प्रोविजंस के थ्रू ही दी जाएगी। ये बात कर रहा है सेक्शन 2। अब समझते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। देखो थोड़ा सा टेक्निकल सा सेक्शन है, इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी ऑफेंस जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को इंडिया में अगर उसने उस ऑफेंस को किया है तो इंडिया में उसको ट्राई किया जा सकता है। ट्राई करने का मतलब कि उसके अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है उसको पनिशमेंट देने के लिए। तो कोई भी ऑफेंस जो अगर वो इंडिया में करता है उसके लिए वहाँ पर पनिशमेंट देने का प्रोविज़न है इंडिया में आईपीसी के थ्रू। अगर वही ऑफेंस वो इंडिया के बाहर करता है तो क्या उसको उस ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है। तो सेक्शन 3 वही बात कहता है कि हाँ किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सेम ऑफेंस इंडिया से बाहर करता है तो इंडिया से बाहर करने के लिए भी उसको इंडिया के अंदर ही, इंडिया में बने लॉ के अकॉर्डिंगली, इंडिया के अंदर बने कानून के अकॉर्डिंग ही
पनिश करने के लिए उसको ट्राई किया जा सकता है, उसको कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं क्या कहता है सेक्शन 3 कहता है एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एनी ऑफेंस committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if act had been committed within India। इसका मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति ने इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको उसी तरीके से ट्राई किया जाएगा, उसको उसी तरीके से सू किया जाएगा जिस तरीके से अगर उसने इंडिया में सेम ऑफेंस किया होता। तो ये था सेक्शन 3। अब चलिए समझते हैं सेक्शन 4 क्या कह रहा है। सेक्शन 4 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। देखो जैसा कि हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर कोड के एप्लीकेबिलिटी को हम वहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं जहां पर इंडिया का लैंड खत्म हो जाता है, जहां पर इंडिया की लिमिट खत्म हो जाती है। उसके बाद भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हम इस पर्टिकुलर कोड को एक्सटेंड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह हैं वो बताता है सेक्शन 4। चलिए समझते हैं क्या बोलता है। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय 1 एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर इंडियन सिटीजन ने इंडिया से बाहर कहीं कोई ऑफेंस किया है तो उस पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के किसी एक व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर कोई ऑफेंस कमिट किया है जो आईपीसी में डिस्क्राइब्ड है, तो उसको जो है इंडियन कोर्ट में आईपीसी के अकॉर्डिंगली उसको सजा मिलेगी, उसको ट्राई किया जाएगा इंडियन कोर्ट में। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है ये समझते हैं। सब क्लॉज 2 कहता है कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेरेवर इट मे बी। मतलब कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंडिया का हो या चाहे वो बाहर का हो, किसी दूसरे कंट्री का हो, एनी पर्सन, देखो एनी पर्सन में सिर्फ इंडियन इंक्लूड नहीं हो रहे, कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो इंडिया का बाहर हो, उसने अगर किसी भी शिप पर, किसी भी एयरक्राफ्ट पर जो इंडिया में रजिस्टर है, अगर उसने वहां पर कोई ऑफेंस किया है तो उसको इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग ही पिनलाइज किया जाएगा। थर्ड कहता है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। फिर दोबारा कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंडिया का हो या चाहे कोई बाहर का हो, अगर वो कहीं भी कोई ऑफेंस करता है और वो ऑफेंस में क्या करता है, वो किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को जो है वो टारगेट करके कोई ऑफेंस करता है जो कंप्यूटर इंडिया में लोकेटेड है। अगर कोई व्यक्ति बाहर बैठकर भी इंडिया में किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को जो इंडिया में लोकेटेड है उसको टारगेट करके कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको भी आईपीसी की प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें थी समझने की। पहली चीज़ ये थी कि इंडिया का कोई व्यक्ति अगर इंडिया से बाहर भी कोई ऑफेंस करता है तो भी उसको आईपीसी के थ्रू ही पनिशमेंट मिलेगी। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंडिया का हो या चाहे कोई वो बाहर का हो, अगर वो इंडियन शिप में या इंडियन एयरक्राफ्ट में जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, आईपीसी की प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दी जाएगी। तीसरी बात जो सेक्शन 4 करता है वो ये कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो इंडिया का हो या चाहे इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री का हो, अगर वो कहीं भी बैठकर चाहे इंडिया में या चाहे इंडिया से बाहर अगर वो कोई ऑफेंस करता है और उस ऑफेंस में वो कंप्यूटर रिसोर्सेज को जो इंडिया में लोकेटेड है उसको टारगेट करके कोई ऑफेंस करता है, मतलब कोई भी साइबर क्राइम करता है, उसको आईपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दी जाएगी। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन A. The word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code। देखो यहाँ पर कह रहा है कि ऑफेंस का मतलब वही बात है कि अगर कोई एक्ट आपने इंडिया में किया, इंडिया के अंदर किया और उसको ऑफेंस मान रहे हैं तो उसी एक्ट को अगर आप बाहर करते हैं तो भी हम उसको ऑफेंस ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप कोई काम कर रहे हो तो वो ऑफेंस हो गया और अगर बाहर आप कर रहे हो तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर आप बाहर भी कर रहे हैं और आप इन तीनों की कैटेगरी में आते हैं जो हमने अभी ऊपर बात की है, अगर उन तीनों की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसको भी ऑफेंस ही मानेंगे। बी कहता है द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल बी द मीनिंग असाइंड टू इट in the clause K of subsection 1 of section 2 of Information Technology Act 2000
इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर रिसोर्स क्या है वो और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है वो बताता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्लॉज, कि जो भी चीज़ें उसमें डिफाइंड हैं उसको हम कंप्यूटर रिसोर्स मानेंगे। ये था सेक्शन 4। अब समझते हैं सेक्शन 5 क्या है। सेक्शन 5 बात करता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो आईपीसी द्वारा अफेक्ट नहीं होंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन एज इट इज़ होता रहेगा जैसा पहले से होता आया रहा है, आईपीसी के बनने से पहले होता आया रहा है। क्या है? नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law। बेसिकली सेक्शन 5 बात कर रहा है ऐसे एक्ट की जिसमें सपोज करो उन व्यक्तियों, उन लोगों के लिए जो ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई म्यूटिनी या कोई डिजर्शन करते हैं तो अगर उनके लिए कोई प्रोविज़न है किसी पर्टिकुलर लॉ में तो उस पर्टिकुलर लॉ को आईपीसी अफेक्ट नहीं करेगा। और साथ ही साथ ये बात करता है ऐसे प्रोविजंस की, ऐसे स्पेशल लॉज की, ऐसे लोकल लॉज की जिसमें कोई पनिशमेंट, स्पेसिफिक पनिशमेंट है, स्पेसिफिक प्रोविज़न है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को लेकर, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लॉ, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ को भी ये आईपीसी अफेक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये था आईपीसी का चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे चैप्टर 2 को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।